चलिए जी, डायरेक्टिंग की बात करते हैं बेटा जी। डायरेक्टिंग के अंदर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं आपको एक रिवीजन दे देती हूँ, क्योंकि आपने डायरेक्टिंग में जितना भी पढ़ा है खुशी, वो सारा हमने ऑनलाइन ही पढ़ा है। तो इधर जरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे अब अच्छे से। डायरेक्टिंग का मतलब होता है टू गिव इंस्ट्रक्शंस। What do you mean by directing? Directing means to give instructions. जब आप किसी को instructions देते हो तो उसको आर्य क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4। ये भी पढ़ा था हमने ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहला एलिमेंट होता है सुपरविजन, दूसरा एलिमेंट होता है लीडरशिप, तीसरा एलिमेंट होता है मोटिवेशन और चौथा एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4। सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। इसमें से 3 जो है वो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। एक तो सुपरविजन डिस्कस हो चुका है, लीडरशिप सॉरी मोटिवेशन भी डिस्कस हो चुका है। सुपरविजन में हमारे पास एक ही क्वेश्चन है खुशी, और वो है फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर, कि जो सुपरवाइजर होता है वो क्या क्या काम करता है। उसमें हमने 6 फंक्शंस पढ़े हैं कुल, कि एक तो वो वर्कर की परफॉर्मेंस को चेक करता है, वर्कर के कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करवाता है, वर्कर को ट्रेनिंग देता है, वर्कर को मोटिवेट करता है, वर्कर के लिए लिंक का काम करता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, और वर्कर के लिए फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड की तरह काम करता है। वो उनका दोस्त भी है, उनका फिलोसफर भी है, और आर्य उनके लिए गाइड भी है। यही आ रहा है कॉपी में, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। फिर हमने अगला टॉपिक लिया था, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे सबसे ज़्यादा केस स्टडी आती है। मोटिवेशन में 2 क्वेश्चन है। हाँ, एक तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, एक तो यही है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। क्या है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का अर्थ? कि मैस्लो ने नीड्स को कितनी कैटेगरी में बांटा है? 5। सबसे पहली नीड है बेसिक, फिर है सेफ्टी, फिर है बिलोंगिंगनेस, फिर है एस्टीम और फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो ने ये कहा है कि जो भी नीड्स होती है वो बॉटम टू टॉप चलती है, और जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है दूसरी नीड ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है। और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन अनसेटिस्फाइड नीड, कि इंसान का बिहेवियर इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी नीड अनसेटिस्फाइड है। फिर हमने इसमें एक क्वेश्चन और पढ़ा था खुशी, दैट इज इंसेंटिव्स। ये वाला, यही वाला है कि इंसेंटिव मतलब कि आप किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए उसको क्या क्या इंसेंटिव्स दे सकते हो। सबसे पहली बात है व्हाट इज इंसेंटिव। तो इंसेंटिव का मतलब होता है एनीथिंग अबव सैलरी। अगर मैं आपको सैलरी से अबव कुछ भी दे रही हूँ तो दैट इज इंसेंटिव, बेसिक सैलरी के अलावा। तो बेसिक सैलरी के अलावा मैं आपको 2 तरीके से इंसेंटिव्स दे सकती हूँ, एक है फाइनेंशियल और एक है नॉन फाइनेंशियल। ये है अरे आपकी कॉपी में। व्हाट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव, आप ध्यान से देखेंगे। फाइनेंशियल इंसेंटिव में सबसे पहला इंसेंटिव आता है दैट इज पे एंड अलाउंस। क्या होता है कार्तिक? पे एंड अलाउंस, जिसमें हम फैसिलिटीज के लिए क्या करते हैं? पे करते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे कर दिया या मेडिकल के लिए पे कर दिया। जैसे मान लीजिए आप मेरे स्कूल में टीचर हो फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने आपको आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे दे रखे हैं, मतलब मैं आपको हर महीने आपके बच्चों की पढ़ाई के 10,000 रुपये देती हूँ। तो दिस इज अलाउंस। अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आपके बच्चे मेरे स्कूल में फ्री में पढ़ सकते हैं तो वो हो जाता है परक्यूजिट। परक्यूजिट में हम पैसे नहीं देते हैं, हम सुविधा देते हैं, और अलाउंस में हम उसी सुविधा के पैसे देते हैं कि अपने आप सुविधा ले लो, वैसा। ओके। बोनस जो फेस्टिवल सीजन पे मिलता है, इस पर तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज सिस्टम, आप जितना ज़्यादा बनाओगे आपको उतनी ज़्यादा वेज मिलेगी। ऐसा कई बार सेल में भी होता है खुशी, कि जैसे अगर आप ज़्यादा बेचोगे तो हम आपको कमीशन देंगे, सैलरी तो हम आपको देंगे ही देंगे। मान लो आप मेरे सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हो, अब सैलरी तो मैं आपको दूंगी, लेकिन मैंने आपको ये भी कह रखा है कि अगर आप ज़्यादा सेल करोगे तो मैं आपको सेल पर कमीशन भी दूंगी। इससे क्या होता है कि सामने वाला आदमी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है, बस और क्या। ठीक है। व्हाट इज रिटायरमेंट बेनिफिट आ रहा है, जो हम रिटायरमेंट पर देते हैं, जैसे पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, कुछ भी ऐसा। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब कि जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ परसेंट ये डिसाइड किया जाता है कि वर्कर्स में बांट दिया जाएगा। इससे भी वर्कर्स काफ़ी मोटिवेट होते आ रहे हैं। जैसे मान लो कि कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी इस साल जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका 10% सारे वर्कर्स में बांट देगी, तो थोड़ा सा आदमी सोचता है भाई ज़्यादा काम करूँगा तो हिस्सा भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। को पार्टनरशिप मतलब जिसमें कंपनी का शेयर लेस देन मार्केट वैल्यू सेल कर दिया जाता है वर्कर्स को, जिससे उन्हें ओनर वाली थोड़ी वाइब्स आती है, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करते हैं। क्लियर है। तो फाइनेंशियल में हमारे पास कितने इंसेंटिव्स हैं? आ रहा है 7। पे एंड अलाउंस, परक्यूजिट, बोनस, प्रोडक्टिविटी लिंक, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग और को पार्टनरशिप। कोई डाउट?
अब आ जाइए नॉन फाइनेंशियल। व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल? नॉन फाइनेंशियल कौन से होते हैं? जो मनी के अलावा है। तो इसमें मैं पैसे नहीं दे रही हूँ, मैं एम्प्लॉय रिकॉग्निशन कर रही हूँ। जैसे मैं अपने एम्प्लॉयज़ को अवार्ड देती हूँ, या जो मैं हर महीने बेस्ट एम्प्लॉय डिक्लेयर करती हूँ। जैसे आपने मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज में देखा होगा कि उन लोगों ने एक बोर्ड सा बना रखा है, फिर जनवरी का बेस्ट एम्प्लॉय डिक्लेयर होता है, फरवरी का। तो कई बार उससे भी आदमी मोटिवेट होता है कि यार मेरी फोटो लगाएंगे, मुझे प्राइज़ देंगे, है ना। अब जैसे कभी आप स्कूल में जब हम छोटे थे तो हम रोज़ स्कूल जाते थे कि हमारी 100% अटेंडेंस होगी तो असेंबली में हमें प्राइज़ मिलेगा। तो उस रिकॉग्निशन से हम मोटिवेट होकर रोज स्कूल जाते थे। वैसा ही बिल्कुल सेम, उसे क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। दूसरा आता है स्टेटस, किसी को अथॉरिटी का हिस्सा देना, पावर देना, क्योंकि कई लोग स्टेटस से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि आपने उनको डिसीजन में इन्वॉल्व करा तो उन्हें वही मोटिवेशन मिल गया। वैसा अगला आता है जॉब एनरिचमेंट, कि उसको कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में काम करना सिखाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो, अब रोज आप आते हो और रोज एक ही काम कर रहे हो, तो अब आप उससे बोर हो चुके हो। तो आपको अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड काम दूंगी तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा, है ना। ऐसे मान लो जब आप कोई अकाउंट्स का पढ़ते हो, मान लो टीचर आपको रोज ही इजी सा क्वेश्चन देते, वो तो आपके दिमाग में बैठ ही गया, आप फटाफट से सॉल्व कर दोगे। तो 3-4 दिन बाद आप बोर हो जाओगे कि यार क्या है, वही रोज वैसा ही करना होता है। और जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते रहते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है कि अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी होगा। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से भी मोटिवेशन आता है। ट्रेनिंग इज वेरी गुड तरीका टू मोटिवेट। आप उसे न्यू स्किल सिखाओ, वो और मोटिवेट होगा, आपके साथ काम करेगा क्योंकि उसको सीखने को मिल रहा है। अगला आता है वर्क एनवायरनमेंट को अच्छा रखो जिससे कि वो मोटिवेट हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, सुपीरियर ऐसा बॉसी नेचर का ना हो, उसे बोलते हैं वर्क एनवायरनमेंट को गुड वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो ये भी खुशी कुछ चीज़ें हैं जिनसे वर्कर मोटिवेट फील करते हैं। ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया? मोटिवेशन। सुपरविजन भी हो गया। अगला जो हमने पिछली क्लास में टॉपिक लिया था दैट इज लीडरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। लीडरशिप में क्या होता है? टू इन्फ्लुएंस समबडी फ्रॉम योर बिहेवियर, किसी को भी अपने बिहेवियर से मोटिवेट करना लीडरशिप होता है। अच्छा एक बात बताओ, गांधी जी वॉज अ लीडर और अ मोटिवेटर? लीडर। व्हाई ही वॉज अ लीडर? अपनी लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस करा था। लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस करा था। चलो कोई ऐसा मूवमेंट बताओ जिससे उन्होंने इन्फ्लुएंस करा था। नॉन वायलेंस। सॉल्ट वाला भी था मूवमेंट। क्या था? दीदी वो सत्याग्रह। सत्याग्रह तो था। आजाद हिंद फौज तो अलग हो गई ना। दीदी उन्होंने सॉल्ट वाटर दांडी मार्च तोड़ा था। डांडी मार्च थी वो, हाँ। व्हाट वाज डांडी मार्च? जब उन्होंने खुद डांडी ली थी एंड ही स्टार्ट वॉकिंग। और उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि आप मेरे पीछे आओ, लेकिन उनको देख के पब्लिक काफ़ी गैदर हो गई। और जैसे कभी कोई आंदोलन होता है तो एक आदमी ने आंदोलन शुरू करा और बाकी भीड़ जो है वो उसके साथ अपने आप जुड़ गई। वो घरों घर में तो नहीं गया था कि यार तू भी आ जा, तू भी आ जा, वैसा नहीं। तो भीड़ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। जैसे आजकल आप देखते हो कि इलेक्शन होते हैं, अब रैली चल रही है, तो हाँ किसी मिनिस्टर की रैली है तो पब्लिक अपने आप रैली में पहुंच रही है कि हाँ हम भी उसको और मोटिवेट करना चाहते हैं। उसे बोलते हैं एक अच्छा लीडर, जो बोलेगा नहीं बट अपने बिहेवियर से वो आपको इतना प्रभावित कर देगा कि आप उसके पीछे पीछे चलोगे। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर? नंबर 1, गुड मोटिवेटर होना चाहिए। एक तो गुड कम्युनिकेशन स्किल, ईमानदार होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, आप अपने आप भी बना सकते हो। पंक्चुअल होना चाहिए, हार्ड वर्किंग। फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत मैटर करती है कई बार। जैसे आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो तो कई बार आदमी उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसको फॉलो अप करता है कि आपको उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है। फिजिकल अपीयरेंस नेवर मीन्स कि हाँ वो काला है, गोरा है, वो नहीं। फिजिकल अपीयरेंस मतलब एक पर्सनालिटी होती है आदमी की। अब जैसे साउथ में लोग काले होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी फिजिकल अपीयरेंसेस अच्छी नहीं होती। अच्छी होती है, एक पर्सनालिटी की बात होती है कि आप कैसे खुद को कैरी करते हो, कैसे बोलते हो, कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, वो सब काफ़ी अच्छा होना चाहिए। लीडरशिप के आ रहे हैं कितने स्टाइल्स होते हैं? 3। कौन से 3? एक वो जिसमें ऑटोक्रेटिक, एक वो जिसमें दोनों मिलके लेते हैं, डेमोक्रेटिक, और लेजिस फेरी। लेजिस फेरी में सारे डिसीजन सबऑर्डिनेट लेता है। ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम होता है अथॉरिटेटिव, इन्होंने लिखा नहीं है। ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम क्या होता है? अथॉरिटेटिव। डेमोक्रेटिक का दूसरा नाम क्या होता है? पार्टिसिपेटिव, क्योंकि दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और लेजिस फेरी का नाम होता है फ्री रियल। इसमें डिसीजन की पावर सबऑर्डिनेट के हाथ में छोड़ दी जाती है कि भाई तुम्हें जैसे सही लगे वैसे कर लो।
मेरिट्स और डीमेरिट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑटोक्रेटिक के और डेमोक्रेटिक के और लेजिस फेरी के तीनों के हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जी, दैट इज कम्युनिकेशन। इसके बाद डायरेक्टिंग खत्म हो जाएगा। और जब हमने ऑफलाइन क्लास खत्म करी थी तो अब हमने स्टाफिंग खत्म कर दिया था, ठीक है। तो स्टाफिंग ऑलरेडी खत्म हो चुका है, डायरेक्टिंग खत्म होने वाला है। ये 2 चैप्टर हमारे आ रहे हैं ना, स्टाफिंग डायरेक्टिंग। तो अब हम इसका टेस्ट प्लान करेंगे केस स्टडी वाला। तो पहले मैं डायरेक्टिंग खत्म करा देती हूँ। डायरेक्टिंग में एक आखिरी टॉपिक आता है दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ से शुरू करती हूँ आज। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना, थॉट्स को एक्सचेंज करना, या किसी तरीके की बिलीव्स को एक्सचेंज करना, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। क्या मतलब है? आइडिया मतलब आपको कोई आइडिया आया, आपने मुझे बता दिया, दिस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। कोई थॉट एक्सचेंज कर सकते हो आप, जो आप सोचते हो। कोई आपकी बिलीफ, जैसे कोई लोग बिलीव करते हैं कि अरे जैसे आज ट्यूसडे ही है, तो काफ़ी लोगों का ये बिलीफ है कि ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो आप अगर उस बिलीफ को शेयर करते हो तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब अपना विचार प्रकट करना किसी के आगे। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आ रहा है कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? बहुत सारे। मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। पक्का? कौन होंगे वो 2? क्या नाम दोगे उन 2 को? जो 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, एक कौन होगा और दूसरा कौन होगा? जो 2 लोग सबसे पहले वो उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक कौन होगा? सेंडर, और दूसरा कौन होगा? रिसीवर। कम्युनिकेशन में हमेशा 2 लोग तो मिनिमम चाहिए ही। प्रोसेस शुरू किससे होता है बेटा जी? सेंडर से। सेंडर हमेशा शुरू करता है। सेंडर सबसे पहले एक क्या बनाता है? मैसेज। ऐसा ही होता है। हु इज सेंडर? पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। जो भी इंसान मैसेज को भेज रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंडर। अब ये मैसेज क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना, ये तो अभी तक तो रिवीजन चल रहा था ना, अब नया शुरू हुआ है। मैसेज क्या होता है? मैसेज का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मतलब है इस बात का, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन? कि कम्युनिकेशन का मुद्दा क्या है, मतलब किस मुद्दे पर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज मैसेज। मैसेज को इनकोड करा जाता है। व्हाट इज इनकोडिंग? कि जो भी आपका मैसेज है आप उसको ट्रांसलेट करोगे वर्ड्स में, इमोशंस में, जिसमें मर्जी। जैसे कई बार आप चैट कर रहे होते हो, ठीक है, मान लो आप किसी भी टॉपिक पे चैट कर रहे हो। अब अगर आपको हंसी आती है तो या तो आप हा हा लिख के भेजते हो ना, या तो लोल लिख के भेज देते हो, या फिर आप एक स्माइली भेज देते हो हंसने वाली। तो आप अपने मैसेज, जो मैसेज है आप उसे क्या करते हो? इनकोड करते हो। कई बार आप उसको इनकोड करते हो वर्ड्स में, ठीक है। कई बार आप उसको इनकोड करते हो सिंबल्स में, कई बार आप उसको इनकोड करते हो इमोजीज में। कई बार आपको किसी से पूछना है तो आप कहते हो व्हाट, फिर ये कई बार आपका मन करता है आप क्वेश्चन मार्क बना देते हो कि हाँ भाई मतलब आगे रिप्लाई नहीं आया। तो आप कई बार अपने मैसेज को वर्ड्स में देते हो, कई बार सिंबल्स में, कई बार एक्सप्रेशंस में, कई बार इमोजीज में। अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कई बार इनकोडिंग फेशियल एक्सप्रेशन से ही हो जाती है। जैसे कई बार टीचर आपको क्लास में घूर देता है तो आप समझ जाते हो कि अच्छा वो आपको डांट रहा है, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, उसने बोला ही नहीं, बस उसने आपको ऐसे देखा कि आप समझ गए कि अच्छा ठीक है मुझे नोटिस किया जा रहा है। अगर कई बार टीचर आपको देख के स्माइल कर देता है तो आप उससे भी उसकी बात को समझ जाते हो। तो जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारा जो फेस होता है वही कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जरिया होता है कि हम कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं। बट अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर रहे तो हम अपने मैसेज को या तो वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे या सिंबल्स में या इमोशंस में, किसी चीज में तो करेंगे ही, और फिर हम उसको एक मीडिया में डाल देंगे। व्हाट यू मीन बाय मीडिया? मीडिया मतलब चैनल। किस चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन होगा? आप फोन के थ्रू कर रहे हो, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ईमेल, फोन कर रहे हो या टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तो आप अपने क्या है, सेंटर मतलब खुशी, जो बंदा कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहा है सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आएगा? मैसेज, मतलब कम्युनिकेशन को लेके कोई मुद्दा होगा तभी तो वो स्टार्ट करेगा ना। फिर वो अपने मैसेज को किसमें इनकोड करेगा? अपने मैसेज को इनकोड करेगा, मतलब कि वर्ड्स और सिंबल्स में कन्वर्ट करेगा और किसी मीडिया में डाल देगा, मतलब किसी रास्ते में। जिस रास्ते में वो डालेगा वो मैसेज किस तक पहुंच जाएगा? रिसीवर तक। ऐसा ही होगा। रिसीवर कब बनेगा? जब वो उस मैसेज को डिकोड करेगा। फेस टू फेस अगर कम्युनिकेशन चल रहा है
फेस टू फेस में भी ये सब कुछ होता है। देखो मैं सेंटर हूँ फिलहाल, ठीक है, मेरे दिमाग में ये मैसेज आ रहा है कि मुझे कम्युनिकेशन प्रोसेस क्लास में पढ़ाना है, मैं उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ और एयर का मीडिया का हम साधन ले रहे हैं और एयर के थ्रू वो मैसेज आपके दिमाग में डीकोड हो रहा है और जिसके दिमाग में डीकोड हो रहा है वो क्या बनता जा रहा है, रिसीवर। और जिसके दिमाग में मेरी बात डीकोड नहीं हो रही है वो कहीं और ही है ना। तो जो मेरी बात को सुन रहा है उसका दिमाग उसको डीकोड कर रहा है कि अच्छा दीदी ये कह रही है, और जो वो डीकोड कर रहा है और वो क्या बनता जा रहा है, रिसीवर। और जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हो उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, फीडबैक। व्हाट डू मीन बाय फीडबैक आ रहा है, जो भी इसने कहा, दैट इज रिप्लाई। ठीक है, कोई भी रिप्लाई, जैसे कभी हम कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, मैंने शुरू करा इस टॉपिक पर, दिस इज मैसेज, मैंने वर्ड्स में उसको इनकोड करा, एयर में डाल दिया, वो आपके दिमाग ने डीकोड करा, आप रिसीवर बन गए, आपने रिप्लाई दिया, दैट इज फीडबैक। क्लियर, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर बेटा जी बीच में खुशी किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, जो हमारी क्लासों में बहुत ज़्यादा होती है जब मोरम होता है ना, ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है तो उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं नॉइस। अगर इस प्रोसेस में बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो उसको नॉइस कहा जाता है। कि कोई इनकोड कर रहा था, बीच में किसी ने बोल दिया, या आप डिकोड कर रहे थे, कोई डिस्टर्बेंस सा हो गया। जैसे मान लो आप किसी को फ़ोन कर रहे हो, मैसेज तैयार है पूरा, या चलो छोड़ो, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और आ गया सेंड फेल, आता है ना कई बार, तो वो बीच में एक तरीके से क्या पैदा कर देता है, डिस्टर्बेंस, नॉइज। आपने सेंडर थे, आपने मैसेज भी डाल दिया था वर्ड्स में और मीडिया में भी डाल दिया था, बट वो डिकोड करने के लिए रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं, बीच में ही एरर आ गया, तो उसको क्या बोला जाता है, नॉइज, यानी कि एनी डिस्टर्बेंस। क्लियर है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस। डन। वी हैव, एक छोटी सी बात और बताऊंगी मैं आपको, फिर जो अगला टॉपिक है वो चेक करती हूँ कि सिलेबस में अब रहा है कि नहीं है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है खुशी फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल, और हम क्लास में दोनों करते हैं। अभी तक हम फॉर्मल कर रहे हैं कि अरे ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर बीच बीच में हम इनफॉर्मल भी कर देते हैं कि अरे आपका ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन चैनल के अंदर होगा। जब आपका टीचर होता है, आपको पढ़ा रहा होता है, तो वो आपसे फॉर्मल कम्युनिकेट करता है। फिर उसने पढ़ा लिया, अब उसने आपको कहा अरे ब्लैक बोर्ड से नोट कर लो, फिर वो आपसे 5-10 बातें ऐसी करने लगा और आज क्या किया ये वो, तो वो कम्युनिकेशन कैसा हो जाता है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जो ऑर्गेनाइजेशन चैनल के अंदर नहीं होता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन चैनल के अंदर नहीं होता। फॉर्मल जो होता है वो 2 तरीके का होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। बहुत छोटी सी बात है, व्हाट इज वर्टिकल, जो डिफरेंट लेवल्स के बीच में होता है। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल, ऑपरेशनल। अगर टॉप लेवल वाला मिडल लेवल से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो वर्टिकल है, और अगर सेम लेवल पे खुशी कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में भी 2 है, एक है आर्या अपवर्ड और एक है डाउनवर्ड। ये आप बताओ फिर क्या है। अपवर्ड जब ऑपरेशनल लेवल वाला मिडिल से बात कर रहा है, टॉप लेवल, Subordinate to superior। हाँ, मिडल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। अगर ऑपरेशनल वाला मिडल से और मिडल वाला टॉप से कर रहा है तो दिस इज अपवर्ड, और अगर टॉप वाला मिडल से कर रहा है या मिडल वाला ऑपरेशनल से कर रहा है तो दैट इज डाउनवर्ड। क्लियर है, क्योंकि वर्टिकल डिफरेंट लेवल्स में होता है तो उसमें अप डाउन दोनों हो सकते हैं, पर हॉरिजॉन्टल तो सेम लेवल पर होता है तो उसमें अप डाउन का कोई सीन ही नहीं है। क्लियर। फॉर्मल मतलब जो चैनल के अंदर होगा और इनफॉर्मल मतलब जो चैनल के अंदर नहीं होगा। और कम्युनिकेशन का ये प्रोसेस होता है। एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स एंड बिलीव्स। क्लियर। डायरेक्टिंग में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, पहले आप इसे नोट करो।